अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आज रानीबाग के चित्रशिला घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सीएम तीर्थ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और मंत्री रेखा आर्य भी श्रद्धांजलि देने पहुंची। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़, गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। तो रानीबाग के चित्रशिला घाट पर इंदिरा हृदयेश जी का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम तीर्थ ने इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी, कांग्रेस नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी और तमाम बड़े नेता पहुंचे। पंचतत्व में विलीन हुई इंदिरा हृदयेश। जी सी इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में रहने का मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी। छोटे भाई के रूप में मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी। तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और अभी भी 4 दिन पहले मेरी फ़ोन में बात हुई थी। कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की वरिष्ठ नेता थी और बहुत लंबे समय से राजनीति में उनका हमारा साथ था, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक। और मेरे साथ क्योंकि व्यक्तिगत हम चुनाव भी लड़े हैं और एक ही शहर में रहते हैं, कई बार तीखी नोकझोंक भी होती थी, लेकिन ये राजनीति के कारण होती थी। राजनीति के प्लेटफॉर्म से हटके फिर हम सब परिवार की तरह रहते थे। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीर्षों में स्थान दें और उनके परिवार को ये कष्ट सहने की शक्ति दें। मैं यहाँ श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करने आई हूँ। शायद कोई भी जनमानस का व्यक्ति ये भरोसा नहीं कर पा रहा है कि हमारे बीच में नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी क्षति है जो किसी भी रूप में जो है पूर्ण नहीं की जा सकती है। ऐसा व्यक्तित्व है जो सर्वमान्य व्यक्तित्व है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने भूमिका अपनी अदा करते थे, उन्हें देख के हम लोग गौरवान्वित होते थे और सदन में बहुत सारे विधायकों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इंदिरा हृदयेश जी जब तक जिंदा थी, इस उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अभिभावक का काम करती थी। आज हमारे मध्य में वो नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महान आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को हिम्मत दे ताकि वह दुख की घड़ी से निकल सके। देखिए, इंदिरा जी उत्तराखंड राज्य की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा नाम इस रूप में रहा है। हाउस के अंदर एक वरिष्ठतम सदस्य के तौर पर पूरे हाउस का मार्गदर्शन करना, जो उनके कहीं ना कहीं एक चरित्र में इस रूप में बसा हुआ था। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं जानता हूं जो केवल, कई बार हम नेताओं के बारे में कहते हैं वो मन का बड़ा नेता है, वो कद का बड़ा नेता है, वो पद का बड़ा नेता है। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं मानता हूं जो मन की भी बड़ी नेता, कद की भी बड़ी नेता और पद की भी बड़ी नेता रही हैं। आज उनके जाने से निश्चित रूप से राज्य को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको अपने चरणों में वास दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति। बड़ी लड़ाई के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को तैयार कर रहा था, तो कमांडर का चला जाना बड़ा भारी धक्का है, बहुत बड़ा धक्का है। हम एक दिन पहले उनके साथ बैठ करके आगे की चुनावी रणनीति को तय कर रहे थे और चंद घंटों के बाद वो हम सबको एक बड़ा आघात दे करके आंसू में छोड़ करके चली गई। मुझे भी इंदिरा हृदयेश जी के साथ मंत्री के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। वो हमारा मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करती थी और सदन के अंदर हम इंदिरा हृदयेश जी के बूते पर
अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ रखने का काम करते थे। वो पक्ष और विपक्ष में सेतु का काम करती थी। सम्मान के साथ पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया, तो उनकी जो स्वीकार्यता थी अपने में भी और समाज के प्रति भी और राज्य के में भी, वो अभूतपूर्व थी। और उस जो खाली स्थान जो रिक्त हो गया है, मेरे ख्याल से उसको भरना बहुत मुश्किल होगा। और दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम तीरथ ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। वहीं आज सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उत्तराखंड की योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक बार फिर से दिल्ली में हैं। कई लोगों से उनकी मुलाकात है, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो चुकी है और इस दौरान कई नेताओं से और मुलाकात होगी, जिस पर उत्तराखंड की बेहतरी और योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं सीएम तीरथ। राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी हो गई है। वहीं आज सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उत्तराखंड की योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी दिल्ली पहुंचे थे, तब भी हमने देखा था कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी। उत्तराखंड में जो योजनाएं चल रही हैं या फिर उत्तराखंड की जनता को क्या चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व के सामने उन्होंने वो सारी बातें रखी थी, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। और एक बार फिर से अब तीरथ सिंह रावत दिल्ली में है और राष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है। और आज भी बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से उनके मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान उत्तराखंड में चुनाव भी होने हैं और साथ ही साथ जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। पवन गौड़ इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, मुख्यमंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति से हो गई है, क्या कुछ बात हुई? और अब कुछ कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होगी, तो कौन कौन से ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी मुलाकात हो सकती है सीएम के साथ? देखिए, अभी तक जो अगर मुलाकातों की बात करें तो राष्ट्रपति जी से मुलाकात हो चुकी है। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद में अभी केंद्रीय जो कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ उनकी मुलाकात चल रही है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में अब से जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके साथ मुलाकात होगी। उसके बाद में तकरीबन 3 बजे के आसपास जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके साथ नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात होगी। और उसके बाद में शाम को तकरीबन 4 बजे जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। तो अभी तक जो मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल तक जो मुलाकातें हैं इतने लोगों के साथ उनकी फिक्स हो चुकी हैं। कुछ और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि अभी तक उनके साथ में टाइम टेबल फिक्स नहीं हुआ है। बिल्कुल पवन, हमने पहले भी देखा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी। और उत्तराखंड में चूंकि चुनाव भी है, ऐसे में जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से चले, पैसों का आवंटन हो उत्तराखंड में ताकि विकास का कार्य तेज हो। तो इसी के मद्देनजर ये दूसरी बार जब दिल्ली पहुंचे हैं तो इसको भी इसी से जोड़ के देखा जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, 6 महीने से कम का 6 महीना सिर्फ चुनाव में बचा हुआ है। तो ऐसे में जितनी भी योजनाएं जो कोरोना काल के चलते उनमें कहीं ना कहीं या तो स्लो हो गई थी या रुक गई थी, ऐसे में मुख्यमंत्री फिर से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं कि उन योजनाओं में तेजी आए, जिससे जल्दी से जल्दी उनको चुनाव से पूर्व में पूरा करा जा सके। उसके साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं जो जिनको शुरुआत कम से कम नई शुरुआत उनकी हो जाए, तो ऐसी तमाम योजनाओं के चलते लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड की जनता के लिए वो कुछ सौगात दे सके। क्योंकि हाल ही में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला तो बहुत कम वक्त बचा था। ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इतना जल्दी से जल्दी कुछ बड़े काम करना चाहते हैं, जिससे कि उत्तराखंड की जनता के दिल में अपने जगह बना सके। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से आज की बड़ी खबर की बात करें तो चारधाम यात्रा को अब सरकार ने खोलने का फैसला किया। हालांकि फिलहाल चारधाम यात्रा जिला स्तर पर खोलने का फैसला लिया गया। वहीं प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया। पुरानी एसओपी के तहत मार्केट खुलेंगे। हालांकि मिठाई की दुकानों को कुछ ढील दी गई है, जो अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगी। साथ ही शादियों में शामिल होने के लिए अब लोगों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले 20 थी, अब इसे 50 कर दिया गया है। कर्फ्यू में टेम्पो विक्रम संचालकों को भी अब छूट दी गई है। 8 तारीख से 15 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय है, 15 से 22 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें जो सभी चीज़ें यथावत रहेंगी जिस तरह पिछले एसओपी में थी। कुछ परिवर्तन ये किए हैं कि चमोली जनपद के लोगों के लिए बद्रीनाथ यात्रा RT-PCR टेस्ट के साथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों के लिए केदारनाथ यात्रा RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, इसी तरह उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए ये RT-PCR नेगेटिव के साथ इसमें अनुमति दी जा रही है। और साथ
और चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर ऋषिगंगा और धौली नदी के बढ़ते जलस्तर से यहां पर रैणी गांव के निचले हिस्से में भू कटान लगातार जारी है। वहीं इसकी चपेट में आने से नीति घाटी को जोड़ने वाले हाईवे भी बाधित हो गए हैं। यहां पर सड़क के निचले हिस्से में कटाव के चलते लगभग 50 मीटर से अधिक सड़क का हिस्सा धंस गया है। वहीं इसके चलते नीति घाटी का संपर्क भी कट गया है। गांव के निचले इलाके में लगातार कटाव के चलते अब ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। वहीं लोगों ने अपने अपने घरों को खाली करना यानी वहां से पलायन करना भी शुरू कर दिया है। और खबर टिहरी से लेते हैं, जहां पर बोल्डर और मलबा आने के कारण NH58 बंद हो गया। बताया जा रहा है कि 82 कोडियाला के पास भारी मलबा आया, जिसके बाद से NH को बंद कर दिया गया। हालांकि मलबे को हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और उत्तराखंड में 13 जून को मानसून ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में 13 जून को मानसून पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने प्रदेश में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें 14 जून से लेकर 17 जून तक उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 15 से 17 जून तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, वहीं इसके साथ ही गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। कल 13 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तराखंड पहुंच गया है और इसने पूरे राज्य को कवर कर लिया है। उत्तराखंड के साथ साथ ये हिमाचल और जम्मू और कश्मीर में भी पहुंच चुका है। मौसम की बात करें तो आज 14 जून से लेकर 17 जून तक उत्तराखंड में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही 15, 16, 17 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर कुमाऊं रीजन में जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं गढ़वाल में, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावना है। और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कुमाऊं प्रवास पर हैं। 15 दिनों तक राज्यपाल नैनीताल राजभवन में प्रवास करेंगी और इस दौरान अधिकारियों की कोरोना के साथ अन्य भी बैठक लेगी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कोरोना से काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर वो अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल टूरिस्ट सिटी है और नाव, घोड़ा, टैक्सी समेत छोटे छोटे काम करने वाले इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं, जिनको राहत देने का काम किया जाएगा। अभी मैं लगभग 15 दिन यहाँ हूँ और मैं कुमायूं के दौरे पर हूँ। एक तरह से कोविड में लोगों को कितनी परेशानियाँ हुई हैं, उनके हालात कैसे ठीक हों, उनके लिए मैं कितनी मदद कर सकती हूँ, इन सब बातों को लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी मैं मीटिंग करूँगी और जो हमारे बोट वाले हैं, घोड़ा खच्चर वाले हैं, इन लोगों को बुला के भी बातचीत करूँगी। इसके अलावा हमारे व्यापारी कितने कष्ट में, उनसे भी बात करूँगी। मैं सबको राहत मिलनी चाहिए। और देहरादून से बड़ी खबर है, यहां पर न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली बीजेपी नेता पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने रीना गोयल को सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री रही रीना गोयल को महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सभी पदों से हटा दिया है। इससे पहले देहरादून में पुलिस ने बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री रीना गोयल को गिरफ्तार किया। रीना गोयल पर करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप है। थाना क्लेम टाउन में रीना के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि देवेंद्र मित्तल और उसकी पत्नी सुशीला मित्तल की कोरोना से मौत हुई और रीना ने इनके नाम पर ट्रस्ट बनाया और फिर दबंगई से इनकी ही करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मृतक सुशीला के भाई सुरेश महाजन अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने ईमेल के जरिए पुलिस को शिकायत दी और इस शिकायत के बाद बीजेपी नेता रीना गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरह से रीना गोयल पर कार्रवाई हुई है, बीजेपी नेता हैं और फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का ये पूरा मामला था, जहां पर रीना की जो भूमिका थी वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी और इसी विवाद को लेकर अब उसे सभी पदों से हटा दिया गया है।
और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी रीना गोयल का प्रॉपर्टी कब्जाने का मामला आया है जो सामने। उसको लेकर स्थानीय लोग डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग से मिले हैं। मामले में डीआईजी ने अब स्थानीय थाने के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के इलाके का ये पूरा मामला है। तो अब लोग पहुंचे हैं डीआईजी से मिलने के लिए। इस पूरे मामले में हालांकि जो रीना है उसे पद से हटा दिया गया है। महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री को उनके तमाम पदों से हटा दिया गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर स्थानीय लोग डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग से मिले हैं। और उत्तराखंड की राजनीति में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धमक सुनाई देने लगी है। राजधानी के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में कोविड का शिकार हुए बुजुर्ग दंपत्ति की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में गिरफ्तार हुई बीजेपी की प्रदेश मंत्री रीना गोयल के ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई लोगों से सीधा संबंध था और इसी के दम पर रीना गोयल बुजुर्ग डीके मित्तल की संपत्ति हड़पना चाहती थी। रीना गोयल ने इसके लिए लंबा चौड़ा जाल बुना था और करीब 2 महीने पहले से बुजुर्ग दंपत्ति के घर समाज सेवा के बहाने आना जाना शुरू कर दिया था। मेल जोल भी बढ़ा लिया था। हालांकि बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से रीना गोयल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। सरकार के दबाव में पुलिस रीना गोयल को बचा रही है। वो पूरा जो भी मामला है वो पूरा जांच का विषय है। उसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है और उसमें पृष्ठभूमि उसकी क्या है, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के समक्ष जैसे ये पूरा मामला आया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसे पदमुक्त कर दिया है और जैसे जैसे जांच होगी और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। कोरोना के इस संकट काल में जिस तरह से भाजपा के संस्कार उजागर हुए हैं, भाजपा की एक प्रांतीय स्तर की महिला नेत्री के द्वारा एक बुजुर्ग दंपति के मर जाने के बाद, देहांत हो जाने के बाद उनके न सिर्फ घर पर कब्जा किया जाता है बल्कि उनकी संपत्ति भी हड़पने की कोशिश की जाती है। सूत्रों से पता चला है कि करोड़ों के जेवरात और करोड़ों की नकदी वहां से ये महिला लेकर गई है अपने साथियों के साथ। उसके बाद उनको बहुत छोटी धाराओं में जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जमानत पर वो रिहा भी हो जाती हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और महानगरों में होने वाले हनी ट्रैप की वारदातें उधम सिंह नगर में भी अब होने लगी हैं। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया। शहर के युवक को युवती ने पहले हनी ट्रैप में फंसाया, उसके बाद वीडियो बनाकर मोटी रकम ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवतियों सहित 2 अन्य आरोपी इस वक्त फरार हो गए हैं। आरोपियों से 14,000 रुपए, पुलिस की ड्रेस और घटना में इस्तेमाल की जाने वाली कार और मोबाइल भी बरामद कर ली गई है। कंप्लेनेंट है यामीन, उसके द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई कि उसके साथ हनी ट्रैप और फिर ब्लैकमेलिंग की गई। तो उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 मेंबर्स को पकड़ा है। और जब उन 3 मेंबर से जानकारी की गई तो उनका मोडस ऑपरेंडी ये पता चला कि उनके गैंग में 2 लड़कियां हैं। टोटल 7 लोगों का गैंग है। तो 2 लड़कियां हैं वो रैंडमली आसपास के एरिया के जो भी लोग हैं उनको कॉल करती हैं और उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है और उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाती है, उनके साथ इंटीमेट होती है। बाकी के गैंग मेंबर्स उनके साथ उनका वीडियो शूट करते हैं और वीडियो के बहाने फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।